वेरी गुड इवनिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? दूरदर्शन की स्थापना कब की गई? तो दूरदर्शन की स्थापना की गई 1959 में। 1959 में ही भारत में सबसे पहले फिलिप्स कंपनी के द्वारा गिफ्ट किया हुआ टेलीविज़न भारत में आया और यहीं से 1959 से ही दूरदर्शन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक रेडियो केंद्र संबंधित है। तो सामुदायिक रेडियो केंद्र सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। इसका सही आंसर होगा सामुदायिक रेडियो केंद्र सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक सामुदायिक रेडियो केंद्र पाए जाते हैं। सामुदायिक रेडियो केंद्र का संबंध जनजातीय क्षेत्रों से होता है। जनजातीय क्षेत्रों के मनोरंजन एवं उनको शिक्षित करने के लिए सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना की जाती है। तो भारत में सबसे अधिक सामुदायिक रेडियो केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोले गए हैं। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कहाँ खोले गए हैं, तो मध्य प्रदेश में जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर का जो भावरा है, अलीराजपुर का भावरा जिसका वर्तमान नाम चंद्रशेखर आजाद नगर है, अलीराजपुर के भावरे में विश्व का सबसे पहला भील जनजाति के लिए सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित किया गया है। एक बार फिर से सुनिए, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा में, जिसे कि चंद्रशेखर आजाद नगर भी कहा जाता है, वहाँ भील जनजाति का विश्व का पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार से शिवपुर है, मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है शिवपुर के सेसईपुरा में सहरिया जनजाति के लिए सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से खंडवा में कोरकू जनजाति के लिए सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क किस देश के द्वारा शुरू किया गया? पहला सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क शुरू किया गया रूस के द्वारा, रसिया के द्वारा पहला सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है जॉन बर्डिन, वाल्टर ब्रेटिन, विलियम शॉकली, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा तीनों, यानी कि जॉन बर्डिन, वाल्टर ब्रेटन, विलियम शॉकली के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइजनर प्रभाव संबंधित है। माइजनर प्रभाव या इसे मीजनर प्रभाव भी कहा जाता है। तो माइजनर प्रभाव संबंधित है अति चालकता से, सुपर कंडक्टिविटी से, चुंबकीय क्षेत्र से, मैग्नेटिक फील्ड से। ऑप्शन नंबर 3 दोनों से, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो जब कोई पदार्थ होता है, मान के चलते हैं ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? अपनी अपनी जगह पे कंपन करते हैं, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल जब अपनी जगह पे कंपन करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 25 डिग्री 27 डिग्री तापमान को ही हम क्या मानते हैं? कमरे का तापमान मानते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे कंपन करते हैं। लेकिन अगर हम इस पदार्थ के टेम्परेचर को कम कर दें,
यानी कि इसके तापमान को कम कर दें तो इस पदार्थ में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी ऊर्जा भी क्या हो जाती है, उनकी ऊर्जा भी कम हो जाती है। और जब उनकी ऊर्जा कम होती है तो कंपन भी क्या होता है, उनके द्वारा किया गया कंपन भी क्या होता है, कम होने लगता है। अब अगर हम इस पार्टिकल में करंट का फ्लो करें तो करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है, जबकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले पार्टिकल तेजी से गति कर रहे थे जिसके कारण से रेजिस्टेंट ज़्यादा था, जिसके कारण से प्रतिरोध ज़्यादा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब पार्टिकल के जो कण हैं उनकी गति बहुत कम हो गई है, जिसके कारण से प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंट भी क्या हो गया है, कम हो गया है। और अगर हम करंट का फ्लो करें तो वो करंट अब तेजी से फ्लो होगा। तो इसी घटना को अतिचालक कहा जाता है। यानी कि जब किसी पदार्थ के तापमान को इतना कम कर दिया जाए कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाए तो उसमें से करंट का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। इसी घटना को हम अतिचालक कहते हैं। ये तो हो गया अतिचालक। अब समझते हैं माइजनर इफेक्ट क्या होता है। माइजनर इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए, जब कोई अतिचालक पदार्थ है और अतिचालक पदार्थ का ये गुण होता है कि वह चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। अतिचालक पदार्थ का यह गुण होता है कि वह चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो अगर हम इस अतिचालक पदार्थ के ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र वाला पदार्थ इसके पास में लेके आए, किसके पास में, अतिचालक पदार्थ के पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र वाला पदार्थ लेके आए, यानी कि इस ऊपर वाले पदार्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अतिचालक वाला पदार्थ इसका विरोध करेगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पदार्थ इसको यानी कि अतिचालक वाले पदार्थ को टच नहीं कर पाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पदार्थ हवा में लटका रह जाएगा। यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ है वह अतिचालक पदार्थ के ऊपर हवा में तैरने लगेगा, हवा में तैरने लगेगा। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, माइजनर प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ को किसी अतिचालक पदार्थ के ऊपर लाया जाता है तो वह अतिचालक पदार्थ को ना छूकर उसके ऊपर तैरने लगता है। इसी घटना को माइजनर प्रभाव कहते हैं। जो हमारी बुलेट ट्रेन है वो माइजनर प्रभाव पर ही काम करती है। इसे मैग्नेटिक लेविटेशन भी कहा जाता है। जो बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट है वह माइजनर प्रभाव से ही संबंधित है। ठीक है। तो बुलेट ट्रेन में क्या होता है, बुलेट ट्रेन में कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए बुलेट ट्रेन में क्या होगा, ये मान लेते हैं ये बुलेट, ये कोई हम मान लेते हैं अतिचालक पदार्थ है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक ट्रेन इस प्रकार से बुलेट ट्रेन चलाई जाती है। तो ये बुलेट ट्रेन में क्या होता है, शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये नीचे क्या होता है, ये नीचे अतिचालक पदार्थ होता है। और बुलेट ट्रेन में पहिए नहीं होते। तो बुलेट ट्रेन क्या करती है, बुलेट ट्रेन इस अतिचालक पदार्थ को टच नहीं कर पाती बल्कि इसके ऊपर हवा में तैरने लगती है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, माइजनर प्रभाव कहा जाता है। जब इस बुलेट ट्रेन इसको टच नहीं करती तो घर्षण नहीं होता, और घर्षण नहीं होता जिसके कारण से ऊर्जा की बचत होती है। और बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है, 500 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। तो माइजनर प्रभाव किससे संबंधित है, बुलेट ट्रेन से संबंधित है। और माइजनर प्रभाव किसकी वजह से उत्पन्न होता है, तो एक तो अतिचालकता की वजह से उत्पन्न होता है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न होता है। यानी कि इसके जो सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। देखिए स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि रिवीजन का टाइम है, समझाने का टाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कूपर बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए कोई भी अतिचालक पदार्थ जब होता है, कोई भी अतिचालक पदार्थ होता है तो उस अतिचालक पदार्थ में जब करंट का फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कूपर बॉन्ड पाया जाता है। क्या होता है कूपर बॉन्ड,
तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अतिचालकों के इलेक्ट्रॉन के बीच जो बॉन्ड पाया जाता है वही कूपर बॉन्ड कहलाता है। अतिचालक पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वही क्या कहलाता है, उसी को हम कूपर बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एम्पलीफायर की खोज किसके द्वारा की गई। एम्पलीफायर की खोज, ये इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर आप दीजिए। तो एम्पलीफायर की खोज की गई ली डी फॉरेस्ट के द्वारा। एम्पलीफायर की खोज किसके द्वारा की गई, ली डी फॉरेस्ट के द्वारा एम्पलीफायर की खोज की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सेवा, या जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस सेवा। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सर्विस की शुरुआत कब हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेस सर्विस की शुरुआत हुई 15 जुलाई 2005 को। 15 जुलाई 2005 को जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनकी क्वालिटी में सुधार के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस की शुरुआत की गई 15 जुलाई 2005 से। किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उनकी क्वालिटी में सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सेवा की शुरुआत 15 जुलाई 2005 से की गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑसिलोस्कोप क्या है। ऑसिलोस्कोप क्या है, तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आवृत्ति बैंड है, एमिटिंग डायोड है, कैथोड रे ट्यूब है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑसिलोस्कोप एक कैथोड रे ट्यूब है। क्या है ऑसिलोस्कोप, एक कैथोड रे ट्यूब है। ऑसिलोस्कोप की खोज 1897 में ऑसिलोस्कोप की खोज जर्मन वैज्ञानिक कार्ल ब्राउन के द्वारा की गई थी। तो ऑसिलोस्कोप क्या है, तो ऑसिलोस्कोप एक प्रकार का कैथोड रे ट्यूब है जिसका प्रयोग टेलीविजन में किया जाता है। तो जो हमारी टीवी है वो टीवी कैसे चलती है, वो टीवी चलती है कैथोड रे ट्यूब के द्वारा, जिसे वर्तमान में हम पिक्चर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो ऑसिलोस्कोप एक प्रकार का कैथोड रे ट्यूब है जिसका विकास जर्मन वैज्ञानिक कार्ल ब्राउन के द्वारा 1897 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब की गई। राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब की गई, यानी कि पूरे देश का सिर्फ एक ही चैनल हो। तो राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत की गई 18 मई 1988 को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 मई 1988 को। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरदर्शन के द्वारा नियमित प्रसारण कब से किया गया, तो दूरदर्शन के द्वारा नियमित प्रसारण किया गया 1965 से। लेकिन 1965 से रेगुलर टेलीकास्टिंग तो की गई, नियमित प्रसारण किया गया, लेकिन राष्ट्रीय चैनल अभी तक नहीं बना था। तो राष्ट्रीय चैनल कब बना, 18 मई 1988 को बना। और दूरदर्शन के द्वारा नियमित सेवा का प्रसारण कब से किया गया, 1965 से। ये क्वेश्चन आए तो इन दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा। तो राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब से हुई, 18 मई 1988 से। और दूरदर्शन के द्वारा नियमित प्रसारण कब से किया गया, 1965। तो अब दूरदर्शन की स्थापना कब हुई, 1959 में। और रेगुलर प्रसारण कब से किया गया, 1965 से। इसका मतलब इसके पहले यानी कि 59 to 65 दूरदर्शन के द्वारा रेगुलर प्रसारण नहीं किया जाता था। ये आप आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब से हुई, 18 मई 1988 से। अगला क्वेश्चन, ओबिटा क्या है। तो देखिए ओबिटा एक प्रकार का सैटेलाइट टेलीविजन का राष्ट्रीय नेटवर्क है। क्या है ओबिटा, सैटेलाइट टेलीविजन का राष्ट्रीय नेटवर्क है। ओबिटा सैटेलाइट टेलीविजन का, सैटेलाइट टेलीविजन मतलब जो उपग्रह के द्वारा जो टीवी चलती हैं उसका जो राष्ट्रीय नेटवर्क है वो ओबिटा कहलाता है। क्लियर हो गया। ओबिटा क्या है, सैटेलाइट टेलीविजन का पहला राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसका विकास किसके द्वारा किया गया था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। तो ओबिटा क्या है, सैटेलाइट टेलीविजन का प्रथम राष्ट्रीय नेटवर्क जिसका विकास सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? आपको ये पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी, 1970 में। अगला क्वेश्चन, मैगलेव ट्रेन क्या है? देखिए अभी हम पढ़ के आ रहे हैं इसको। मैगलेव ट्रेन क्या है या मैगलेव ट्रेन किस पर आधारित है? तो अतिचालकता पर आधारित है और चुंबकत्व पर आधारित है, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो मैंने अभी आपको हमने डिस्कस किया था कि कोई अतिचालक पदार्थ है, उसके ऊपर अगर हम कोई चुंबकीय पदार्थ को लेकर आए तो क्या होता है, ये अतिचालक पदार्थ इस मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय पदार्थ का विरोध करता है, जिसके कारण से ये चुंबकीय पदार्थ इस अतिचालक पदार्थ के ऊपर हवा में तैरने लगता है। इसी को ही क्या कहते हैं? इसी को ही हम बुलेट ट्रेन या मैगलेव ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो मैगलेव ट्रेन किस पर आधारित है? अतिचालकता एवं चुंबकत्व दोनों पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए M.G.K. मेनन। M.G.K. मेनन इलेक्ट्रॉनिक आयोग के पहले अध्यक्ष बनाए गए। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया गया जैक किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जैक किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया गया। ये एक प्रकार का क्या होता है? परिपथ होता है इस प्रकार से ग्रीन कलर का, जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर एवं अन्य कंपोनेंट्स फिट होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एक सर्किट के ऊपर ही सारे उपकरणों को फिट कर दिया जाता है, उसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फोटो इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया गया G.R. कैरी के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 3 G.R. कैरी के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया गया। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक गन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक गन को जोड़ने में किसने सफलता पाई? तो रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर ने फोटो इलेक्ट्रिक सेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक गन को कनेक्ट किया, जिसके द्वारा क्या हो सका? जिसके द्वारा टीवी के निर्माण में सहायता मिल सकी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेमीकंडक्टर में अशुद्धियां मिलाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो कोई भी सेमीकंडक्टर होता है, उस सेमीकंडक्टर में जब हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो उस मेथड को कहा जाता है डोपिंग। क्या कहा जाता है? डोपिंग। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में कुछ भी प्रकार की अशुद्धियां मिलाती हो या किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर में कोई भी अशुद्धि मिलानी हो तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, BCS सिद्धांत संबंधित है। BCS सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए BCS, अब ये 3 वैज्ञानिक थे। एक का नाम था जॉन वार्डिन, B मतलब वार्डिन, ठीक है ना। B का मतलब क्या हो जाएगा? जॉन वार्डिन, ठीक है। C का मतलब हो जाएगा कूपर, C का मतलब क्या हो जाएगा? कूपर, और पूरा नाम क्या था? लियोन कूपर, ठीक है ना। तो B मीन्स जॉन वार्डिन, C मीन्स कूपर यानी कि लियोन कूपर, और S था आपका शिरफर, S था आपका शिरफर। तो वार्डिन, कूपर, शिरफर, इसी का नाम शॉर्ट में क्या पड़ गया? BCS, वार्डिन, कूपर, शिरफर। BCS सिद्धांत, वार्डिन, कूपर, शिरफर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये 3 वैज्ञानिक थे, जॉन वार्डिन, लियोन कूपर और रॉबर्ट शिरफर। जॉन वार्डिन, लियोन कूपर और रॉबर्ट शिरफर, इन तीनों ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था BCS सिद्धांत। और BCS सिद्धांत किससे संबंधित था? तो BCS सिद्धांत संबंधित था आपका सेमीकंडक्टर से एवं अतिचालकता दोनों से संबंधित था। जो BCS सिद्धांत था वो सेमीकंडक्टर एवं अतिचालकता दोनों से संबंधित था। तो अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो अतिचालकता से संबंधित था। तो BCS सिद्धांत किससे संबंधित था? तो BCS सिद्धांत हमारा अतिचालकता से संबंधित था, ये आपको याद रखना है।
आपको एक बात और याद रखनी है, अति चालकता की खोज किसके द्वारा की गई? तो अति चालकता की खोज 1911 में सबसे पहले कैमरलिंग ओंस के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? कैमरलिंग ओंस के द्वारा 1911 में अति चालकता की खोज की गई। तो बीसीएस सिद्धांत भी किससे संबंधित है? तो बीसीएस सिद्धांत भी अति चालकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता सेमूर क्रे को कहा जाता है। सेमूर क्रे किसको कहा जाता है? सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जेनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा? तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है ना, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इसको अगले चैप्टर में हम बहुत डिटेल से देखेंगे। ओके, सो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत मानी जाती है 1989 से। कब से मानी जाती है? 1989 से। तो पहली पीढ़ी 1945 से शुरू हुई। 1945 से 1955 पहली पीढ़ी, 1955 से 1964 तक दूसरी पीढ़ी, 1964 से 1975 तक तीसरी पीढ़ी और 1975 से 1989 तक चौथी पीढ़ी और 1989 से अभी तक पांचवी पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1989 से मानी जाती है। इसके बारे में डिस्कशन हम अगले चैप्टर में और डिटेल से करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी से किया जाने लगा? यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यूएलएसआई ये एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट का विकसित रूप है। यूएलएसआई क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि थर्ड जनरेशन से हम यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का विकसित रूप है जिसका प्रयोग पांचवी पीढ़ी से किया जाने लगा। यूएलएसआई का प्रयोग कब से किया जाने लगा? पांचवी पीढ़ी से किया जाने लगा। यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगले क्वेश्चन की ओर। 1 जीबी बराबर होता है, तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। 1 जीबी यानी 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगर हम बात करें 1 किलोबाइट बराबर किसके होता है? तो 1024 बाइट के। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट के। और 1 मेगाबाइट बराबर किसके होता है? तो 1024 किलोबाइट के। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट के। और अगर बात की जाए कि 1 गीगाबाइट जीबी बराबर क्या होता है? तो 1024 मेगाबाइट, ये हमारा क्वेश्चन था। और अगर बात की जाए 1 टीबी बराबर क्या होता है? तो 1024 जीबी गीगाबाइट। क्लियर हो क्या? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंटरनेट में सभी का प्रयोग किया जाता है, हार्डवेयर का भी, सॉफ्टवेयर का भी, इंटरनेट प्रोटोकॉल का भी, सभी का प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट को डिस्कस हम अगले चैप्टर में करेंगे बहुत डिटेल से। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आपका है पिलानी राजस्थान में। पिलानी राजस्थान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना अक्टूबर 1973 में की गई। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना अक्टूबर 1973 में की गई।
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है ना, क्या है पार्क पढ़िएगा आप इसको। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कब की गई? तो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क EHTP की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1993 से की गई। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना 1 अप्रैल 1993 में की गई, जिससे कि हम जो विश्व स्तर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड है उसको हम पूरा कर पाएं। विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों की डिमांड को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई। अब मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो देखिए मध्य प्रदेश में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक तो भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, और 5वां हो जाएगा आपका सागर में लेटेस्ट खोला गया है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में 5 जगह EHTP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एंड सागर में। और भोपाल और जबलपुर को पर्टिकुलरली हम देखें तो भोपाल और जबलपुर को जो देश में जो 7 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्क के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें भोपाल एवं जबलपुर को भी शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं समीर। क्या बोलते हैं? समीर, ठीक है ना। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई में है। मुंबई में है। और समीर काम क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के डेवलपमेंट का काम करता है। इसके अलावा जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उन सैटेलाइट के लिए उपकरण बनाने का काम भी कौन करता है? समीर के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? तो प्रसार भारती का गठन किया गया था 1997 में। 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया था। देश भर में स्थानीय रेडियो केंद्रों की संख्या कितनी है? तो देश भर में स्थानीय रेडियो केंद्रों की संख्या है 86। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो देश भर में 86 स्थानीय रेडियो केंद्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया? तो दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम 15 सितंबर 1959 15 सितंबर 1959 को प्रसारित किया गया। दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम कब से प्रसारित किया गया? 15 सितंबर 1959 से। और हमने डिस्कस किया था कि दूरदर्शन पर रेगुलर प्रसारण कब से शुरू हुआ था? तो 1965 से। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि दूरदर्शन का जो राष्ट्रीय चैनल है वो कब से बना था? तो 1988 से राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक कब से बना? तो दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक कब से बना? 1982 से। दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक कब से बना? तो सही आंसर होगा 1982 से दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बना। जबकि राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब से हुई थी? तो राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत हुई थी 1988 से। चैनल की शुरुआत अलग हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय प्रसारण कब से किया गया? 1982 से किया गया, लेकिन इस समय राष्ट्रीय चैनल नहीं बना था, ठीक है ना। तो 1982 में जो हमारी दिल्ली में जो लाल किले में जो परेड हुई थी, ठीक है ना, उसका प्रसारण किया गया था। और इसके अलावा जो दिल्ली में जो एशियाई गेम्स हुए थे उसका प्रसारण भी किया गया था। तो दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक कब से बना? 1982 से बना। अगला क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कब से शुरू हुआ? इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 1 अप्रैल 1993 से शुरू हुआ। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। सो फटाफट फुर्ती से हमने ये क्वेश्चन स्पीड के साथ कंप्लीट किए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।